आचार्य जी, इस शिविर के प्रथम प्रश्न को उद्धृत कर रहा हूँ। प्रणाम आचार्य जी। आज जब एकांत में बैठकर आपके लिए पत्र लिख रहा था तो मन में कुछ विचार उठ रहे थे और उनसे कुछ सवाल निकले। उनमें से कुछ आपके समक्ष रख रहा हूँ। जब भी इस तरह के पत्र या प्रश्न लिखने का अवसर प्रदान किया जाता है तो ऐसा होता है कि मन में जो कुछ विचार चल रहे होते हैं उनको स्कैन करके उन विचारों में से जो सही लग रहा होता है उसे लिख देता हूँ। एक तरह से ये अहंकार का वीटो होता है कि क्या सही सवाल है या गलत सवाल है। यह विचारों में सही और गलत का भेद एक विचार ही तो देता है। यह जो वीटोइंग प्रोसेस है यह चल रहा है तभी तो दिख रहा है। तो रमण महर्षि कैसे कह देते हैं कि सब इल्यूजन है? क्या इस वीटोइंग प्रोसेस को देखने वाला भी इल्यूजन है? तो फिर सत्य क्या है? और पत्र लिखते समय मन में जो ये विचार चल रहे हैं ये क्यों चल रहे हैं? कृपया समझाएं। किनका है? आचार्य जी, मन में कुछ लिखने को जब कहा जाता है तो बिल्कुल समझ में नहीं आता कि क्या इशू क्या है। तो फिर जो चल रहा होता है वो लिखता हूँ, क्योंकि कुछ तो मन में है जो तड़प है। तो उसमें उस प्रक्रिया में ऐसा दिखा कि इस तरह से मैं लिख रहा हूँ कि जो विचार चल रहे हैं उन्हें मैं देख रहा हूँ और फिर जो लग रहा है सही है वो मैं लिख रहा हूँ। तो इसे देख के ऐसा लगता है कि इसमें असली नहीं है कुछ भी, मतलब इसमें कोई डेप्थ नहीं है। यही चल रहा है, यही चलते रहता है। तो डेप्थ क्यों नहीं दिखता आचार्य जी किसी भी चीज़ में? ये बस देखने और दिखाने की प्रक्रिया बस चलती है। सच की जो गहराई होती है वो वैसने भी देखने की चीज होती नहीं। उसको बोलते हैं अतल है, अथाह है। उसकी गहराई का कुछ पता चलता नहीं। सच के अलावा जो गहराइयां होती हैं वो जीवन में तब आती हैं जब सच की ओर बढ़ो, तब गहराई मिलती है। तब गहरा दुख भी मिलता है, तब गहरी शांति भी मिलती है। और जब मिले हों गहरे दुख या गहरी शांति, तब शायद तुम उनकी बात भी कर सकते हो। कह रहे हो कि अपने विचारों को देखते हो तो उनमें कहीं गहराई क्यों नहीं दिखाई देती? पतंग में ऊंचाई तब आएगी ना जब वो ऊंचे आसमान की तरफ बढ़ेगी। नहीं तो पतंग की अपनी क्या ऊंचाई है? या कुआं है गहरा? बाल्टी में गहराई तब आएगी ना जब वो गहरे कुएं की गहराइयों में प्रवेश करेगी। नहीं तो बाल्टी में क्या गहराई होती है? कितनी गहरी होती है बाल्टी? हाँ, हाथ बराबर, इतनी ही तो गहरी होती है। तो जिसका भी अनुभव किया जा सकता है वो मन है। आत्मा बहुत गहरी होती है पर उसका कोई अनुभव तो होता नहीं।
मन का अनुभव होता है। और मन की गहराई का तब पता चलेगा जब वो आत्मा की ओर, सच्चाई की ओर पहले उन्मुख हो, बढ़ रहा हो। कभी ये कहते हो क्या, देखो आसमान कितना ज्यादा ऊंचा है? कभी नहीं कहते ना। लेकिन हवाई जहाज उड़ रहा होता है तो तत्काल कह देते हो कितना ऊंचा उड़ रहा है। हवाई जहाज मन है, हवाई जहाज वस्तु है। सब वस्तुएं मन में होती हैं। वस्तुओं की ऊंचाई होती है, आकाश की कोई ऊंचाई नहीं होती। आज तक किसी ने आसमान की ऊंचाई नापी है? लेकिन हवाई जहाज की ऊंचाई तो निश्चित रूप से नापी ही जाती है ना। तो जब तुम कह रहे हो कि तुम्हें जीवन में गहराई का पता नहीं, तो तुम आसमान की नहीं, हवाई जहाज की बात कर रहे हो, है ना? क्योंकि आसमान की ऊंचाई या गहराई तो वैसे भी नापने की चीज नहीं। जो आसमान में उड़ता है, जो आसमान में रमण करता है, उसकी ऊंचाई नापी जा सकती है, ठीक जैसे हवाई जहाज की। तो अब अगर तुम्हें अपने मन में ऊंचाई नहीं दिख रही तो माने क्या है जो नहीं ऊंचा है? अगर विचारों में ऊंचाई नहीं दिख रही तो क्या है जो नहीं ऊंचा है तुम्हारे भीतर? आत्मा तो सबकी ऊंची होती है, वो तो होती ही है ऊंची, पर उसकी ऊंचाई अनंत है। चूंकि अनंत है इसीलिए नापने से बाहर की है। विचारों की निचाई भी होती है, विचारों की ऊंचाई भी होती है। विचारों की ऊंचाई तब होती है जब विचार सच्चाई में ऊंचे ऊंचे और ऊंचे बढ़ें। तब मैंने कहा कि ऊंचा दुख भी मिलता है और ऊंची शांति भी मिलती है। फिर तुम आकर के कहोगे कि कुछ बहुत गहरा है जो राहत दे रहा है, शीतलता दे रहा है, या फिर कुछ बहुत गहरा है जो खाए जा रहा है, दुख दे रहा है। आम जिंदगी में ऊंचा या गहरा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि आम जिंदगी सच की ओर उन्मुख होती ही नहीं। बात समझ रहे हो? जब आम जिंदगी सच की ओर उन्मुख होती ही नहीं तो उसे ऊंचाई मिलेगी कहां से? हर ऊंचाई का नाम क्या है? सच। और सच से कोई लेना देना नहीं। ऐसे ही जो रोजमर्रा के काम धंधे चल रहे हैं उन्हीं में लिप्त हैं और कह रहे हैं कि बस यही तो जीवन है, ऐसे ही जिए जाओ। जिनको ऐसे ही जिए जाना है फिर उनको हमेशा ये दुविधा आती है जब कहा जाए कि भाई कोई जिज्ञासा, कोई सवाल हो तो पूछो, तो कहते हैं नहीं कोई जिज्ञासा सवाल नहीं, सब ठीक ठाक ही चल रहा है। कहेंगे नहीं कुछ तो होगा जीवन में पूछने लायक। तो बाएं कान में जरा खुजली रहती है। जब जीवन में कोई ऊंचा मुद्दा नहीं होता तो फिर जीवन में इसी तरह के मुद्दे होते हैं। वो छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं आदमी उन्हीं में उलझा रहता है और खुद भी पता होता है कि ये मुद्दे बड़े क्षुद्र हैं, तो फिर उनको बताते हुए भी अक्सर जरा लाज सी आती है कि ये कोई बात है। बात समझ में आ रही है? सबके हिस्से की चीज नहीं है ऊंचाइयां और गहराइयां। सबके हिस्से में तो बस सतही जीवन आता है। आम मन न तो आसमान की ऊंचाइयों पर जाना चाहता है, न सागर की गहराइयों में गोता मारना चाहता है। हाँ, थोड़ा उसको किसी दिन उत्तेजना हुई तो उछल कूद लेता है, तो सतह से 2 मीटर ऊपर उछल लिया,
या गया कोई झरना सरोवर पकड़ लिया तो उसमें 2 मीटर गोता मार लिया, इससे ज्यादा उसे ऊंचाई गहराई से कोई मतलब नहीं। न तो उसे अपनी चेतना को ऊंचाई देनी है, न उसे अपनी समझ को गहराई देनी है। उसे इस बात से कोई सरोकार ही नहीं होता कि किसी मुद्दे की जड़ तक जाए। इसीलिए उससे आप बहुत देर तक बात भी नहीं कर सकते। जो ही आप बातचीत को थोड़ी गहराई देने लगेंगे वो झुंझलाने लगेगा। हां, सतही बातें, फैली हुई बातें आप चाहे उससे कितनी कर लें, गहरी बातें मत करिएगा। तो पूछ रहे हो कि पूछने के लिए कोई गहरा सवाल क्यों नहीं होता? पूछने के लिए गहरा सवाल तब होगा जब गहरा जीवन जीना शुरू करोगे। और गहरा जीवन जीने का अर्थ होता है कि किसी ऊंचाई, किसी गहराई को पहले लक्ष्य तो बनाओ, अपनी पतंग को जरा आसमान तो दिखाओ। फिर उसमें दोनों तरह की ऊंचाई मिलती है। एक ऊंचाई ये भी मिलती है कि देखो चढ़ गई आसमान पर मेरी पतंग, और फिर गहरा दुख भी मिलता है कि देखो कटी, इतना ऊंचे जाके कटी, और अब तैरते तैरते आ रही है नीचे की ओर, न जाने कौन लूटेगा। ये दुख, ये आनंद, ये वियोग, ये मिलन, ये सब उनके हिस्से की चीजें हैं जिन्होंने जीवन को पूरी तरह जीने की जुर्रत करी होती है। सतह पर सुरक्षा है, आसमान में भी डर है और समुद्र की गहराइयों में भी डर है। ज्यादातर लोग उधर जाने का विचार ही नहीं करते। वो कहते हैं ठीक ठाक तो चल रही है जिंदगी, नौकरी है, व्यापार है, दुकान है, जो कुछ भी है, एक बंधी बनाई आमदनी आ रही है, हर साल थोड़ा बहुत इजाफा भी हो जाता है, घर है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब ठीक ठाक तो चल रहा है, सेहत भी हमारी कुछ खास बुरी नहीं है, सैर कर लेते हैं, थोड़ा दौड़ भाग लेते हैं, सब ठीक ठाक तो चल रहा है। ऐसी जिंदगी में कहां कोई गहरा सवाल उपजेगा भाई? इनसे तुम पूछो कि आपकी जिंदगी में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी इन्हें, क्योंकि कोई स्पष्ट मुद्दा अलग या विशिष्ट अभी इनके लिए है ही नहीं। सब मुद्दे एक ही तल के हैं। रोजाना उनकी अहमियत ऊपर नीचे होती रहती है, कभी कुछ ऊपर लग गया, कभी कुछ ऊपर लग गया। जिस दिन टैक्स जमा करने की तारीख आ गई उस दिन यही सबसे बड़ा मुद्दा है, टैक्स टैक्स। क्यों? क्योंकि तारीख आ गई है। तारीख बीत गई तो टैक्स का मुद्दा दिमाग से उतर गया। अब कुछ और आ रहा होगा, वही बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। अब क्या मुद्दा है? क्रिकेट का विश्व कप शुरू होने वाला है, अभी वो मुद्दा चल रहा है दिमाग में, आईपीएल मुद्दा हो गया, टैक्स मुद्दा उतर गया। घर गए, बच्चे का रिजल्ट देखा, थोड़ा खराब आया है, तो अब वो मुद्दा हो गया, हफ्ते भर वही मुद्दा चलेगा, फिर वो मुद्दा भी उतर जाएगा। फिर पता चला कि सास आ रही है, कुछ दिन साथ रहने के लिए, वही मुद्दा हो गया, 5-10 दिन वो मुद्दा चला, फिर वो मुद्दा भी उतर गया। फिर दफ्तर में किसी से कहा सुनी हो गई, 2 दिन वो मुद्दा चला, वो मुद्दा भी उतर गया। अब तुम इनसे पूछोगे कोई एक मुद्दा बताइए आपके जीवन में जो गहरा हो, जिसने आपको जकड़ रखा हो, तो ये क्या बताएंगे? क्रिकेट का विश्व कप, सास आ रही है, पड़ोसी ने गाड़ी का बम्पर तोड़ दिया,
साहब की जिंदगी में इससे ज्यादा गहरे मुद्दे कुछ होते ही नहीं, कभी हुए ही नहीं। सीए का फोन आया था, उसने बताया कि इस बार कुछ ऐसा कर देंगे तो 2% टैक्स और बचा लेंगे। यह मुद्दा है, इस पर अभी चलेंगे 10 दिन तक कयावद। अब तुम कहो बताइए बताइए, अपनी हस्ती की गहराइयों में उतर के बताइए, कौन सी चीज है जो आपके लिए सर्वाधिक महत्व की है। तो क्या बताएं तुमको, 2% जीएसटी यही है जो उनकी जिंदगी में चल रहा है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं उनके पास गहरा। तुमने इन गहराइयों को इतना सस्ता समझ लिया है क्या कि सबको मिल जाएंगी? कि कह रहे हो कि मैं अपने आप को टटोलता हूं तो पता चलता है कि ये विचार वो विचार, फिर रमण महर्षि को उद्धृत कर दिया कि सब इल्यूजन है। और चूंकि हमारे पास कोई एक गहरा मुद्दा होता नहीं, हमारी जिंदगी का कोई एक केंद्र होता नहीं, कुछ उद्देश्य होता नहीं है, कोई थीम होती नहीं है, तो नतीजा जानते हो क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि दुनिया की सब छोटी छोटी चीजें हमारे लिए बड़ी हो जाती हैं। क्योंकि आपके पास अपना कुछ बड़ा था ही नहीं, तो आसपास जो भी कुछ चल रहा है, कभी इधर को खिंच जाते हो, कभी उधर को लुढ़क जाते हो। भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, मदन लाल ढींगरा हो, वो जा रहे हो अपना काम करने और तुम उनको एक पिज्जा दिखाओ तो तुम्हारी ओर खिंचे चले आएंगे क्या? और बोलो कि मैं इस पर आपको 5.5% का डिस्काउंट दे रहा हूं, आइए आइए, और साथ में कूपन भी दूंगा अगली बार के लिए, तो खिंचे आते तुम्हारी ओर। उन्हें सुनाई ही नहीं पड़ता तुम क्या कह रहे हो, क्योंकि उनके पास जिंदगी में जीने के लिए कुछ है, एक समुचित लक्ष्य, एक केंद्र। तो उनको फिर ये छोटी सतही बातें ना दिखाई पड़ती हैं ना सुनाई पड़ती हैं। और जीवन में इससे बड़ा आनंद, इससे बड़ा वरदान होता नहीं है कि छोटी छोटी बातें तुम्हें दिखाई सुनाई प्रभावित ही ना करें। सब छुटपन तुम्हारे चारों ओर चलता रहे, तुम पर उसका कुछ असर ही ना पड़े। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। हम तो बाजार की ओर निकलते हैं, जहां कहीं भी लिखा हुआ है 3% छूट, वही हमारे लिए उस समय का सबसे गहरा मुद्दा बन जाता है। अरे 3% की छूट, और जो जितना विहीन होता है, जो जितना रिक्त होता है, सूना होता है जीवन में गहराई से, सब प्रकार की सतही बीमारियां उतनी ही आसानी से धर दबोचती हैं उसको। कुछ है ही नहीं जीवन में जीने की वजह, तो यही बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। आज पता है, सुबह मैं सैर पर निकला था तो पड़ोस के शर्मा जी ने मुझे आंखें तरेर कर देखा। मैं तो सब पकड़ लेता हूं, अरे हमारी तेज नजरों से कुछ छुपा है क्या? बच्चू जलता है मुझसे, उसके पास जिस गाड़ी का मैनुअल मॉडल है, मेरे पास उसी का ऑटो मॉडल है। इसीलिए तो घूर के देख रहा था, पीछे से देख रहा था घूर के, बिल्कुल मेरे पीछे था, घूर के देख रहा था। पर हम तो पुराने खिलाड़ी, हमें पता चल गया जला जा रहा है शर्मा, आग लगी हुई है इसके। अब ये जीवन का मुद्दा बन गया है कि ठीक पीठ पीछे से इन्हें किसी ने घूर के देख लिया। इन्होंने देख भी लिया कि वो इन्हें पीठ पीछे से घूर के देख रहा है, और ये ऐसे अंतर्यामी है कि उसके अंतर जगत में प्रवेश करके
उसके घूरने की वजह भी खोज लाए। और अब 2 दिन तक ये इसी में रहेंगे कि जलता है मेरा पड़ोसी मुझसे। अब ये जीवन का गहरा मुद्दा है। और बड़ी बात नहीं कि 4-5 लोगों को फोन करके यही सब बातें बयान करें। और फिर रात में बैठे टीवी देखने, वहां सीरियल चालू हो गया, उसमें वैसा ही कोई किरदार आ जाए ईर्ष्यालु, ज्वलनशील, तो उसको दिखाए, कहीं ये देखो, ये टीवी में इसका नाम है राज वर्मा, लेकिन सुनती हो जी, इसका असली नाम है अपना पड़ोसी शर्मा। अब लगे हैं दोनों मियां बीवी ठट्ठा मार के ताली बजाए हंसने में। यही मुद्दा चल रहा है कि टीवी का कोई किरदार राज वर्मा नहीं है, पड़ोसी शर्मा है। लो, आधे घंटे तक यही मुद्दा चल रहा है। तभी आचार्य जी सामने पड़ गए, बोले बताओ बताओ अपनी जिंदगी का जो गंभीर मुद्दा हो बताओ। क्या मुद्दा बताओगे? मुद्दा है ही क्या? क्या मुद्दा बताओगे? कढ़ी पकौड़ा? नौ बजे खाना लगना है मेज पर, 7 बजे से सूंघना शुरू कर देते हैं। तो आज क्या बन रहा है? तो आज क्या बन रहा है? जब जिंदगी बिल्कुल बेरौनक और खाली होती है तो दिमाग में सिर्फ खाना और थाली होती है। 9 बजे खाना लगना होता है, 7 बजे से ही यही मुद्दा बन जाता है कि बताओ बताओ आज बन क्या रहा है। ये मुद्दा है, ये जिंदगी का मुद्दा है, आज बन क्या रहा है। ये सब सूचनाएं हैं, लक्षण हैं कि उठ जाओ, चेत जाओ, जन्म व्यर्थ गंवा रहे हो। कढ़ी और जीरा सूंघने के लिए पैदा हुए थे कि नाक दे दिए बिल्कुल रसोई के अंदर। बात को समझो, हम बहुत छोटे पैदा होते हैं और जन्म का उद्देश्य होता है अनंतता को प्राप्त करना। इतने से पैदा होते हो और इतना बड़ा हो जाना है, और उसके लिए समय मिला है थोड़ा सा। इसलिए जीता है आदमी। और फिर जब सही जीता है आदमी तो उसके पास बात करने के लिए सही और बड़े मुद्दे होते हैं। बड़ा मुद्दा तो आपको आपके जन्म ने ही सौंप दिया है। समझ रहे हो ना बड़ा मुद्दा क्या है? क्या है बड़ा मुद्दा? कि छोटे पैदा हुए हो, इस छुटपन का उल्लंघन करना है, इस छुटपन से बहुत आगे निकल जाना है, बहुत बड़ा हो जाना है। यही तो बड़ा मुद्दा है। लेकिन जिनको ये बात समझ में नहीं आती, वो छोटे पैदा होते हैं और अपनी क्षुद्रता से ही समझौता कर लेते हैं। वो अपने ही जैसे छोटे छोटे छोटू 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 का जमघट तैयार कर लेते हैं, पूरा कुल खानदान जमा कर लेते हैं सब छुट्टुओं का, जो सब छोटे हैं और जिन्होंने परस्पर साजिश कर रखी है कि न तुम बड़े होना न हम बड़े होंगे, न तुम हमें याद दिलाना कि हम वामन रह गए, न हम तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम बौने रह गए। करीब करीब इसी का नाम है जिसको हम समाज कहते हैं। अब उसमें आंतरिक उथल पुथल तो होगी ना बीच बीच में, खास तौर पर जब कोई आध्यात्मिक ग्रंथ सामने पड़ जाएगा, उसमें जो बातें लिखी हैं वो हमारे रोजमर्रा के जीवन से बिल्कुल मेल ही नहीं खाती। वहां तो झड़ी लग जाती है ऐसी बातों की जो हमको बिल्कुल बेगानी लगती हैं, अखंड अटूट
हाँ, हमारे यहां तो सब टूटा ही टूटा है, खंडित ही खंडित है, अगम्य अकथ्य। हमारे जीवन में तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो शब्द से ज्यादा गहराई लिए हुए हो, सब कुछ कहने सुनने भर की बात है। और ग्रंथ बार बार बोलते हैं अगम्य अकथ्य। हमारे पास कुछ ऐसा है जो अस्पृश्य हो, जिसको दुनिया, पूरा संसार छू ही ना सकता हो। हमारा तो सब कुछ ही ऐसा है जो दुनिया से ही आया है, दुनिया में ही वापस चला जा रहा है। और ग्रंथ बात पता नहीं क्या करते हैं। जब ग्रंथ ऐसी बातें करते हैं तो फिर हमें बीच बीच में थोड़ा झंझट हो जाता है। फिर हम कहते हैं क्या बात है, मेरे पास कोई गहरा मुद्दा ही नहीं है। अब दो रास्ते होते हैं, या तो जिंदगी में गहराई ले आओ या ग्रंथ को बंद करके किनारे रख दो। ज्यादा आसान तरीका क्या है? ग्रंथ को बंद करो, किनारे रखो। अब ये तो कहोगे नहीं कि हम ऐसे नालायक हैं कि ग्रंथ को ही बंद करके किनारे रख दिया। तो फिर कुछ आदमी उपचार निकालेगा, कोई उपाय निकालेगा अपने आप को वाजिब ठहराने का। तो क्या कहेगा, ये जो ग्रंथ है ना अजी बड़ा बोरिंग है। नाश्ते में क्या बन रहा है कल? अब रात का कढ़ी पकौड़ा खत्म हो गया है, तो अगला गंभीर मुद्दा क्या है जीवन का? बताओ तो, नाश्ते में क्या बना रही हो सुबह? और ये ग्रंथ तो बड़ा उबाता है, बड़ा बोरिंग है। नहीं तो कुछ और बड़ा महंगा है, पुरानी तो बातें सब जानते हैं, वही दोहराई हुई बातें, बड़ा पैसा लगता है, हम ये हटाओ, ये सब बेकार की बातें। और जिनके साथ बैठे हुए हो वो भी बड़ी सावधानी से चुने हुए लोग हैं। वो भी काहे को याद दिलाएं कि अपने ही साथ धूर्तता कर रहे हैं हम। वो भी कहते हैं हाँ 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 हटाओ जी। वैसे भी हमारी दादी कहा करती थी कि सांझ ढलने के बाद धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए। दो ही समय होते हैं जब धर्म ग्रंथ बिल्कुल ना पढ़ने, एक तो सूरज उगने के बाद और दूसरा सांझ ढलने के बाद। दादी हमारी बताई थी इन दोनों कालों में जिसने भी ग्रंथों को छुआ उसे बड़ा श्राप और पाप लगेगा। बड़ी महात्मा थी हमारी दादी, हमेशा धर्म ग्रंथ ही पढ़ती थी। बस दो समय नहीं पढ़ती थी। कौन से दो समय? सूरज उगने के बाद और सूरज ढलने के बाद। इन दो समय नहीं पढ़ती थी, बाकी वो पूरा जन्म सिर्फ ग्रंथ ही पढ़ती रही। उनकी आत्मा को शांति मिले। काहे को आत्मा को शांति मिले? सुबह का बताइए, हलवा सूजी का लेंगे गाजर का? गंभीर मुद्दा दे रहा हूं ना जीवन में। भैया यही गंभीर मुद्दे हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था इसी से चल रही है। फिर कोई पूछता है कि आचार्य जी जीवन में सूनापन क्यों है? मैं पूछता हूं तुम काम क्या करते हो? बोलो पैकेज्ड गाजर का हलवा बेचती है हमारी कंपनी, हम उसमें मैनेजर हैं, मार्केटिंग करते हैं। ठीक ठीक बेटा, ठीक ठीक, जरूर तुमको गंभीर मुद्दा मिलेगा जिंदगी में। करो, तुम यही करो।
नहीं, हमारा बड़ा जिम्मेदारी का काम है, 6 लोग हमें रिपोर्ट करते हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल करो। बाकी सब ठीक चल रहा है, बस आपका जब वीडियो खोल के देखते हैं तो बेचैनी हो जाती है। तो बेटा हमें ब्लॉक कर दो, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। एक तो अपनी जिंदगी उथली, ऊपर से जो हम काम धंधे करते हैं, कभी एक क्षण भी रुक करके देखते हो कि उसका दूसरों पे क्या असर पड़ रहा होगा? बस यही गुनाह है क्या कि खंजर लेकर के किसी के सीने में उतार दिया और उसका शरीर तुम्हारी आंखों के सामने तड़प रहा है? गुनाह इतना ही कहलाता है? अधिकांश लोग जो काम करते हैं वो लोगों को मानसिक मौतें देता है, पर आप वही काम करे जा रहे हो, फिर आप पूछते हो हमारे काम में और किसी सत्कार्य में अंतर ही क्या है? बताइए 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 बताइए। अभी यहां नीचे एक बैठा हुआ था जहां पे आप लोग भोजन करके आ रहे होंगे, तो विदेशियों का एक समूह आया हुआ है। वो उनको समझा रहा था, I'll try my best to fetch Kingfisher for you, but if Kingfisher is not there, then there are these 4 other brands that I'll surely make available. ये उसकी कुल जिंदगी का सार है, वो ये काम करता है। अब ये आदमी फिर मेरे सामने आकर के कहे कि आचार्य जी मेरे जीवन में कोई गहरा मुद्दा क्यों नहीं है, कोई गहरा सवाल क्यों नहीं है? तो मैं पूछूंगा बेटा तू दिन भर करता क्या है? वो कहेगा मैं हॉस्पिटैलिटी मैनेजर हूं। मैं कहूंगा इसका मतलब बता दे, अंग्रेजी के आगे बता, बिल्कुल जमीन पे आकर के बता कि तू जो कर रहा है वो चीज क्या है। नहीं, मैं एक्चुअली पोस्ट मील स्टिमुलेशन मैनेज करता हूं। मैं क्या करता हूं? मैं पोस्ट मील स्टिमुलेशन की सप्लाई चेन का लॉजिस्टिक्स मैनेजर हूं। अबे तू दारू का दल्ला है और अब तू पूछ रहा है कि मेरी जिंदगी में आचार्य जी कोई गहराई क्यों नहीं है? भाड़ में जाए तेरी लॉजिस्टिक्स। बात आ रही है समझ में? हाँ आचार्य जी, लेकिन वो अगर किसी बड़े उद्देश्य के आस पास आप भी जाते हैं, किसी ऐसी जगह में आ जाते हैं जहाँ पे किसी बड़े उद्देश्य में काम होता हुआ दिखता है, तो भी अहंकार और विचारों की जो जकड़ है और उसे जो पीड़ा होती है, फिर उससे ऐसा प्रतीत होता नहीं है कि कुछ निवारण हो रहा है। तुम पीड़ा ही बताओगे या जो मजे ले रहे हो वो भी बताओगे? थोड़े बहुत मजे तो होते हैं। बड़े काम के नजदीक आकर के भी उसमें गोता नहीं मारते हो, क्योंकि जिन
छुटपनों में उलझे हुए हो, उनमें मजा बहुत आ रहा है, तो ये तो बता दोगे कि आचार्य जी जब हम किसी बड़ी चीज के निकट होते हैं तो 3 यूनिट की पीड़ा होती है, वेदना होती है, लेकिन ये नहीं बताओगे कि लगातार 10 यूनिट का आंतरिक मजा भी लेते रहते हो अपनी क्षुद्रताओं में, और 10 3 से बड़ा है, इसीलिए 3 का आकर्षण तुम्हें अपनी ओर खींच नहीं पाता। ये जो गंदी आदत लग गई है ना, क्या समाधान है? क्या लगे रहे हैं बस? गोता मारना पड़ता है, और कोई समाधान नहीं है। एक है हमारी हालत, हमारी तत्कालीन कहानी, जो सब कुछ जो अभी चल ही रहा है उसने तो हमें पकड़ ही रखा है ना। उसको चलाते रहने के लिए, उसको चलायमान रखने के लिए तुम्हें कुछ विशेष या अलग से करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सब तो चल ही रहा है। हां, कुछ अलग करना है, कुछ ऊंचा करना है तो कुछ विशेष करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। जो स्टेटस को है उसको झटका देके तोड़ना पड़ेगा। ऐसे समझ लो कि जैसे जीवन फुटबॉल का खेल हो, जीवन फुटबॉल का खेल हो जिसकी शुरुआत ही होती हो 0-5 से। पहले ही सेकंड में स्कोर क्या है? 0-5। बच्चा पैदा ही होता है 0-5 की स्कोर लाइन के साथ, 0-0 पे नहीं पैदा हो रहा, 0-5 पर। अब बताओ कैसे खेलना है? जो चल रहा है वही चलने दें, डिफेंसिव खेलें। कहो तो डिफेंसिव खेलें कि भाई जैसा चल रहा है चलें, ना तुम गोल करो ना हम गोल करें, ना तुम गोल करो ना हम गोल करें, और स्कोर लाइन है 0-5, तो ये तो खेल शुरू होते ही हार गए हम। अधिकांशतः हम ऐसे ही खेलते हैं। जीवन को बहुत हमें आक्रामक होके, एग्रेसिव होके खेलना पड़ेगा, क्योंकि हम जीवन की शुरुआत में ही पिछड़े हुए हैं भाई। स्टेटस को हमारे लिए हानिप्रद है, हम पिछड़े हुए हैं, हम डिसएडवांटेज्ड हैं, पैदा होते ही डिसएडवांटेज्ड हैं। हम वृत्तियों के पूरे एक झुंड के साथ पैदा हो रहे हैं, और कुल घंटे 1.5 घंटे का समय मिला है। ये जो 5 गोल की डेफिसिट है, या तो इसको मिटा दो, जो इसको मिटा दे वो मुक्त कहलाता है। अगर खेल के आखिरी मिनट में भी तुमने स्कोर कर दिया 5-5 तो तुम कहलाओगे मुक्त। किससे मुक्त? हार से मुक्त। लेकिन अगर तुमने मान लो खेल के 30वें मिनट में ही कर दिया 5-5 तो तुम कहलाते हो जीवन मुक्त। कि अभी समय बचा हुआ है और तुमने समय बचे रहते ही अपनी सारी डेफिसिट मिटा दी, तुम मुक्त हो गए हार से। तुमने 5-5 कर दिया 30वें मिनट में ही। जो खेल के आखिरी मिनट में करे 5-5 वो कहलाएगा मुक्त, और जो खेल के 30वें मिनट में ही या 15वें मिनट में ही कर दे 5-5 वो कहलाएगा जीवन मुक्त। कि अभी जीवन है लेकिन ये मुक्त हो गए। इन्होंने अपना पुराना सब जो खाता था, खाते में ऋण था, जो कुछ भी बकाया था, वो सब बराबर कर दिया, ये जीवन मुक्त हो गए। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ऐसे खेलते हैं कि जो चल रहा है चलने दो ना, वाई रॉक द बोट। कितनी तुमने ज्ञान की बात करी, अंग्रेजी में करी ना, वाई रॉक द बोट। आहा, स्कोर है 0-5 और मालिक फरमा रहे हैं वाई रॉक द बोट।
जो चल रहा है चलने दो ना, सब ठीक तो चल रहा है। अरे अंधे हो, स्कोरबोर्ड देखो, सब ठीक चल रहा है। सब ठीक चल रहा है, देन लेट्स रॉक द बोट। नो, टू मच। जैसी भी है चल तो रही है ना नैया आचार्य जी, वाई रॉक द बोट। अरे हार ही तो जाएंगे, फिर दोबारा खेल लेंगे, हिंदुस्तानी है। हमारे यहां तो एक के बाद एक जन्म होते हैं, पुनर्जन्म पे पुनर्जन्म है। कोई हमारा फुटबॉल करियर थोड़ी आज खत्म हुआ जा रहा है। यही वाला तो हार जाएंगे, 0-5 से शुरू किया था, 0-15 पे खत्म होगा। अगले मैच में देखेंगे, फिर उसके अगले मैच में देखेंगे। अरे जल्दी क्या है, वाई रॉक द बोट। मेरा तो धंधा यही है, लेट्स रॉक द बोट। जिसको अपनी नैया डुबोनी हो मेरे साथ आ जाए। जो नाव डुबोए अपना चले हमारे साथ। और जिनको 0-5 स्वीकार हो, वो खेल वैसे ही चलने दे जैसा चल रहा है कि 11 वाले उधर अपने पाले में खड़े हैं, 11 वाले इधर अपने पाले में खड़े हैं, और डिफेंस खेला जा रहा है। हम तो ये जानते हैं कि बिल्कुल जूझ के खेलना है, टूट के खेलना है। 5 गोल खाए हुए हैं, 5 उतारने भी हैं। पैदा हुए थे 5 गोल खाए हुए, 5 उतारने और जल्दी से जल्दी उतारने हैं। तो ऐसे में शांति से तो नहीं खेल सकते ना, समय तो नहीं खराब कर सकते ना। दूसरा पक्ष तो ऐसे में चाहेगा ना कि समय बीतता रहे, समय खराब होता रहे। बोलो, उसके पास 5 गोल की लीड है, वो तो चाहेगा कि समय खराब हो। हम 1 मिनट खराब नहीं कर सकते, हमारा 1-1 मिनट कीमती है। हमें गोल उतारने हैं। दूसरा पक्ष कौन है? उसी को प्रकृति कहते हैं, उसी को माया, उसी को अविद्या। उसका काम है बस समय खराब करना। वो कह रही है, वो जो प्रतिपक्षी टीम है वो कह रही है हमें और गोल अब करने ही नहीं है। और गोल ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस क्या करना है, समय खराब करना है, समय खोटा करना है। समय बीत जाए, हमारी तो पहले ही 5 गोल की लीड है, समय खराब करना है बस। तो आम आदमी यही करता है जीवन भर। क्या करता है? समय खराब करता है। कहता है कोई गंभीर मुद्दा है ही नहीं। गंभीर मुद्दा तो तब हो जब तुम मानो कि 5 गोल उतारने हैं और घड़ी टिक 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 कर रही है। अब गंभीर मुद्दा हुआ कि नहीं हुआ? अब मुद्दा बहुत गंभीर हो गया। भागो, दौड़ो, रुको नहीं, 2 सेकंड भी वेस्ट मत होने दो, मामला गंभीर है। इन्हें जीतना हो उनके लिए गंभीर है ना, अन्यथा नहीं।